आरना डिग्री कॉलेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो भौतिक भूगोल है उसका वायुमंडलीय तापमान है, इसके विषय में आज पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो वायुमंडलीय ताप है उसके ऊपर उस ताप का जो प्रधान स्रोत है वो क्या माना जाता है। तो अगर अपन प्रत्यक्ष रूप से देखें तो वायुमंडलीय जो तापमान है उसका जो प्रधान स्रोत है वो क्या माना जाता है, सूर्य। लेकिन अगर अपन अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका योगदान वायुमंडल के लिए बहुत ही कम है। तो मुख्य रूप से अपन कहते हैं जो पृथ्वी से जो पार्थिव विकिरणों का जो परावर्तन होता है उससे जो वायुमंडल है उसके तापमान का मुख्य रूप से योगदान रहता है। तो वायुमंडल है उसमें सूर्य तथा पृथ्वी से जो तापमान प्राप्त होता है उसका योगदान मुख्य रूप से माना जाता है। तो जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें पहुंचती है वो डायरेक्टली पृथ्वी के ऊपर पहुंचने के बाद उसका जो परावर्तन होता है तो वो जो पार्थिव विकिरण है उसका अंदर मुख्य रूप से योगदान होता है। यानी कुछ मात्रा में सौरिक विकिरण का होता है और अधिकतम मात्रा में होता है वो पार्थिव विकिरणों का होता है। उसी तरह से देखो जो वायुमंडल है उसको गर्म तथा ठंडे ठंडाई होने की जो क्रिया होती है, यानी रात के समय अपन देखते हैं तो वायुमंडल है बहुत ठंडा रहता है, दिन के समय बहुत गर्म रहता है। तो ये गर्म तथा ठंडे होने की जो प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसके माध्यम से होता है। उसी तरह से पृथ्वी से जो सूर्य से पहुंचने वाली जो किरण है वो पृथ्वी पर पहुंचती है, उसका जो वापस परावर्तन होना या होता है या विसर्जन होता है वो मुख्य रूप से 3 विधि से होता है। परिचालन विधि के द्वारा, सवन विधि के द्वारा और विकिरण विधि के द्वारा। परिचालन विधि का मतलब ठोस के रूप में होती है, सवन का मतलब तरंगों के रूप में, और जो पारदर्शी चीज़ें होती है उसके अंदर जो ऊर्जा का जो माध्यम है जो परावर्तन का है वो मुख्य रूप से विकिरण या रेडिएशन मेथड है वो मानी जाती है। यानी अलग अलग जो पदार्थ है उसके अंदर जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो अलग अलग विधियों के माध्यम से होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि जो वायुमंडल है वो मुख्य रूप से जो ताप प्राप्त करता है वो कब करता है, यानी दिन में अगर अपन बात करें तो जैसे ही सुबह सूर्य निकलता है और दोपहर तक 12 से 1 बजे तक की अगर बात करें सुबह से लगाकर, तो उस समय सूर्य से जो तरंगें आती है वो सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचती है। और इसके माध्यम से अगर अपन देखें तो जो अधिकतम तापमान है, दैनिक अधिकतम तापमान है वो 12 से 1 बजे के बीच में होना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि जो अधिकतम तापमान होता है वो दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच में अधिकतम तापमान, यानी सर्वाधिक तरंगे तो पहुंचती है वो कब पहुंचती है 12 से 1 बजे के बीच में जब सूर्य से निकलता है दिन के समय। लेकिन अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है दोपहर में 2 से 4 बजे के बीच में। उसी तरह से अगर अपन न्यूनतम तापमान की बात करें, अगर दैनिक न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो भी मुख्य रूप से अगर देखते हैं कि दोपहर में 4 बजे के बाद से लगाकर रात में 12 बजे के बीच में, तो सबसे न्यूनतम जो तापमान है वो रात को 12 बजे नहीं होकर सुबह 4 से लगाकर 5 बजे का बीच का टाइम होगा सुबह का, उसके बीच में न्यूनतम तापमान है वो दर्ज किया जाता है दिन का। इसीलिए तो कहेंगे कि जो दैनिक उच्चतम जो तापमान होता है वो तो होता है 2 से 4 बजे के बीच दोपहर में, और जो दैनिक न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जाएगा वो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में। तो उसको अपन बोलते हैं कि दैनिक अधिकतम तापमान और दैनिक न्यूनतम तापमान। और जो दिन का अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान है उसका जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, औसत दैनिक तापमान कहलाएगा। उसी तरह से दूसरा होता है जो तापमान का जो विवेचन किया जाता है औसत मासिक तापमान के रूप में। अगर अपन एक महीने के अलग अलग दिनों की अगर बात करें तो उसमें एक महीने के अंदर जो जितने भी दिन है प्रत्येक दिन का अगर तापमान का आकलन करें तो उसका जो अधिकतम तापमान होगा, यानी एक महीने को जोड़ने के बाद उसमें जो अधिकतम तापमान होगा उसको बोलेंगे अधिकतम मासिक तापमान। उसी तरह से एक महीने के जितने भी दिन हैं उनका कैलकुलेशन करने के बाद जो न्यूनतम तापमान होगा एक महीने का उसको बोलेंगे न्यूनतम मासिक तापमान। और उसी तरह से एक महीने का तापमान और अधिकतम तापमान और एक महीने का न्यूनतम जो तापमान है उसका अगर औसत देखा जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे औसत मासिक तापमान। एक महीने का अगर उसका अधिकतम न्यूनतम का अंतर किया जाएगा तो होगा औसत मासिक तापमान। उसी तरह से औसत वार्षिक तापमान, यानी एक महीने का एक साल के जितने भी महीने हैं उसमें जो अधिकतम तापमान होगा किसी एक महीने का उसको बोलेंगे अधिकतम वार्षिक तापमान। उसी तरह से एक साल का जो आकलन करने के बाद उसका जो न्यूनतम तापमान होगा उसको बोलेंगे वार्षिक न्यूनतम तापमान।
और उसी तरह से एक साल का अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान का अंतर निकालने के बाद जो ज्ञात किया जाएगा उसको बोलेंगे औसत वार्षिक तापमान। तो कहने का मतलब अधिकतम तापमान भी होता है, न्यूनतम तापमान भी होता है और उसका औसत तापमान भी होता है। तो ये तापमान का जो विवेचन है वो अलग अलग रूपों में किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे बात है कि जो अधिकतम जो ताप प्राप्त होता है दिन के समय वो होता है दोपहर में 2 से 4 बजे के बीच में, और न्यूनतम जो तापमान प्राप्त होगा वो होगा सुबह 4 से 5 बजे के बीच में। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन फिर तापांतर की अगर बात करें, ये तो तापमान, अगर अपन तापांतर की बात करें तो जैसे ये शब्द है इससे पता चल रहा है तापांतर यानी तापमान का अंतर। यानी तापमानों का जो अंतर होता है उसको अपन बोलते हैं तापांतर। क्या बोलेंगे? तापांतर। जैसे अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर होता है वो तापांतर कहलाता है। यानी मिनिमम तापमान और मैक्सिमम तापमान के बीच का जो अंतर है उसको अपन क्या बोलते हैं? तापांतर बोलते हैं। अब इसमें भी इसके 3 प्रकार से इस तापांतर का भी विवेचन किया जाता है। पहला आता है दैनिक तापांतर, दूसरा है मासिक तापांतर और तीसरा होता है वार्षिक तापांतर। यानी दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान का जो अंतर है उसको बोलते हैं अपन दैनिक तापांतर। उसी तरह से एक महीने का अधिकतम तापमान तथा न्यूनतम तापमान का अंतर क्या कहलाएगा? मासिक तापांतर। उसी तरह से एक साल का अधिकतम तापमान तथा न्यूनतम तापमान का जो अंतर है उसको बोलेंगे वार्षिक तापांतर। तो ये एक दिन का अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान का अंतर होता है, ये एक महीने के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान का अंतर होता है, और ये एक वर्ष का या एक साल के अधिकतम न्यूनतम तापमान का अंतर है वो होता है। इसके अलावा अगर अपन देखें कि जो तापमान का वितरण पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? वितरण, यानी जो टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होता है? तो मुख्य रूप से जो तापमान का जो वितरण है वो 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4। पहला है कालिक वितरण, दूसरा है क्षैतिज वितरण, तीसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण या जिसको लंबवत वितरण भी बोलते हैं, और चौथा है प्रादेशिक वितरण। अच्छा, कालिक वितरण किसे कहेंगे? क्षैतिज वितरण किसे कहेंगे? ऊर्ध्वाधर वितरण किसे कहेंगे? या प्रादेशिक वितरण है वो किसे कहेंगे? जैसे पहला है कालिक। कालिक का मतलब है काल, काल का मतलब है समय। समय का मतलब है कि जैसे अगर अपन एक साल की अवधि की बात करें इस पृथ्वी के ऊपर जो तापमान का है, तो मुख्य रूप से 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो तापमान की दृष्टि से देखा जाए, वायुदाब की दृष्टि से देखा जाए। तो वो जो 2 महीने हैं, जनवरी का महीना और जुलाई का महीना, अगर इन 2 महीनों के तापमान का आकलन किया जाएगा तो उसको जो बोलेंगे अपन कालिक वितरण बोलेंगे। यानी अपन देखिए कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थिति अलग अलग होती है। अगर अपन उत्तरी गोलार्ध की बात करें या दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो जो जनवरी का महीना होगा, तो जनवरी का महीना उत्तरी गोलार्ध के अंदर अपन देखते हैं सबसे ठंडा महीना होता है, और जुलाई का महीना होता है वो गर्म महीना। तो एक सबसे गर्म महीना, एक सबसे ठंडा महीना, इनका जो अगर इस आधार पर अगर उसका विश्लेषण किया जाएगा तापमान का, तो उसको अपन कालिक वितरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कालिक। उसी तरह से क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण क्या होता है? जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाओगे तो भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक रहता है, और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे अपन ध्रुव की ओर जाओगे तापमान कम हो जाता है। इस प्रकार का जो वितरण होता है उसको अपन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन या क्षैतिज वितरण बोलते हैं। यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जिस तरह से तापमान के अंदर कमी होती है उसको उसका क्षैतिज वितरण। इसको बहुत सारे, अब इसमें ये भी देखना पड़ता है कि जो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से, उसके आधार पर भी इसका जो स्थिति है वो अलग अलग देखने को मिलती है। उसके बाद आता है ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी जब अपन धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल में, तो भी तापमान का जो वितरण वो अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। तो जैसे जैसे अपन धरातल से ऊपर की ओर जाओगे तो तापमान है उसके अंदर कमी पाई जाती है। जैसे अपन कहते हैं कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हो तो तापमान में लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या कमी देखने को मिलती है। उसी तरह से अगर अपन 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाओगे धरातल से, तो लगभग 6.5 डिग्री टेम्परेचर है उसके अंदर कमी देखने को मिलती है। तो इस तरह का जो वितरण होता है उसको तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण या लंबवत वितरण या इंग्लिश के अंदर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रादेशिक।
प्रदेश के आधार पर। जैसे अपन ग्लोब की बात करें, प्रदेश का मतलब कटिबंध के आधार पर। जैसे अपन बोलेंगे मुख्य रूप से ग्लोब पर जो कटिबंध होते हैं वो 3 होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो अब भूमध्य रेखा के आसपास अलग स्थिति रहेगी, शीतोष्ण कटिबंध के आसपास स्थिति अलग रहेगी, उसी तरह से शीत कटिबंध में स्थिति अलग रहेगी। तो वो एक प्रकार का जो कटिबंध है या जो प्रदेश है उसके आधार पर अगर इसको देखा जाएगा तापमान के वितरण को, तो उसमें भी अलग अलग जो स्थितियाँ है वो देखने को मिलती है। तो जो तापमान का वितरण है वो इन 4 रूपों में किया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट है इन दोनों के अंदर क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर है वो मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है वो माना जाता है। तो अब देखेंगे इसके जो तापमान के वितरण है उसको प्रभावित जो करने वाले कारक है वो कौन कौन से है उसको देखेंगे। तो मुख्य रूप से जो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है वो 8 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 8। देखिए अब अपन जो पढ़ेंगे कि तापमान के जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक है वो कौन कौन से। तो मुख्य रूप से जो तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो 8 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 8 प्रकार के, जिसमें पहला आता है अक्षांश की स्थिति। यानी अगर अपन अक्षांशीय आधार पर अगर ग्लोब को देखें या उस पर स्थित अगर किसी स्थान को देखें तो उसके अंदर भी तापमान में क्या पाया जाएगा? अंतर पाया जाएगा। इसको अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। आज सिर्फ अपने ये पढ़ेंगे कौन कौन से जो कारक होते हैं वो तापमान को प्रभावित करते हैं। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे अपन समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाओगे तो भी तापमान के अंदर है वो कमी देखने को मिलती है, तो उसको बोलते हैं अपन समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरा जो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक है। तीसरा जो कारक माना है सागर से दूरी। यानी जैसे जैसे अपन समुद्री भागों को या सागरीय भागों को छोड़कर स्तर की ओर जाओगे तो उसके अंदर भी तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। यानी सागर के आसपास अगर देखो तो तापमान कम पाया जाएगा और स्तर के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर तापमान है वो अधिक देखने को मिलता है। चौथा है स्थल तथा जल का वितरण। यानी स्थलीय भाग और जलीय भाग की अगर तुलनात्मक रूप से अगर विश्लेषण करें अगर तापमान की दृष्टि से तो हमेशा ही जो है वो जलीय भाग के अंदर जो तापमान है वो कम दर्ज किया जाता है और स्थलीय भाग के अंदर अधिक किया जाता है। इसके पीछे जो कारण है उसको अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर विस्तार से देखेंगे। धरातल का गुण, और जो धरातल का जो गुण है वो भी तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। और ढाल का स्वरूप, यानी जो ढाल का स्वरूप होता है वो यानी कहने का मतलब है कि जो भाग सूर्य की किरणों के सामने पड़ेगा वहाँ पे जो तापमान है वो अधिक होगा, उसके विपरीत साइड में होगा
तो वहाँ पे जो तापमान है वो कम दर्ज किया जाएगा। उसी तरह से प्रचलित पवनें, यानी अगर अपन विभिन्न प्रकार की जो पवनों को देखें तो पवनें मुख्य रूप से होती है वो 3 प्रकार की होती है। स्थायी पवनें होती है, सनातनी पवनें होती है और स्थानीय। और स्पेशली अगर स्थानीय पवनों की बात करें जिसमें मुख्य रूप से 3 मानी जाती है, व्यापारिक पवनें, पशुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो ये जहाँ जहाँ पे इसका चलती है उसके हिसाब से भी इसके अंदर जो तापमान है वो उसमें अंतर देखने को मिलता है, यानी ये पवनें हैं वो भी तापमान के वितरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। अंतिम आता है महासागरीय धाराएं, यानी तापमान के आधार पर अगर देखा जाए तो महासागरीय धाराएं मुख्य रूप से 2 होती है, गर्म महासागरीय जलधारा और ठंडी महासागरीय जलधारा। तो जहाँ पे भी जिस स्थान से गर्म जलधारा चलेगी और जिस स्थान पे जाएगी, जहाँ से चल रही है वहाँ से लगा के जिस तरफ वो जाएगी, जहाँ जाएगी वहाँ पे तो गर्म जलधारा के तापमान को बढ़ाएगी, और जहाँ से वो दूसरी तरफ से जहाँ पे ठंडी जलधारा चलेगी वहाँ पे वो तापमान को कम करेगी। यानी जहाँ से गर्म जलधारा का परिवहन होता है वहाँ जिस जगह जाएगी वहाँ तापमान बढ़ेगा, जहाँ से ठंडी जलधारा चलेगी वहाँ वो तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो महासागरीय धारा है वो भी किसी स्थान के जो तापमान है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इनके जो कारक है इसका विस्तार से विश्लेषण हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।